कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 38वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 38वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना पहला कमेंट लेते हैं। वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू। अब हम अपने यहाँ पे अपना अगला कमेंट लेते हैं। पत्नियों के लिए भी कुछ बोलो सर जी, सिर्फ पतियों के साइड से ही बोलते हो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पतियों के साइड से बोलता हूँ, पत्नियों के लिए कुछ नहीं बताता हूँ। मैं अपने चैनल पे ज़्यादा कानून की ही बात करता हूँ, कानून के विषय में ही बताता हूँ, उन्हीं के बारे में बताता हूँ। तो जो कानून है वो पति के लिए भी जानना आवश्यक है, पत्नी के लिए भी जानना आवश्यक है। जैसे मैंने कोर्ट की प्रक्रिया बता दी तो ये पति के लिए भी आवश्यक है, पत्नी के लिए भी आवश्यक है। कोई जजमेंट बताया तो ये दोनों के लिए आवश्यक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैं पतियों के लिए बताता हूं, मैं पति पत्नी दोनों के लिए बताता हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ पतियों के लिए बताता हूं, पत्नी के लिए नहीं बताता हूं, तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आप सही से और ध्यान से वीडियो देखिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मैं भगंदर की बीमारी से ग्रस्त हूं तो मुझे 125 में रिलीफ मिलेगी क्या? आप इस बात को कोर्ट में दिखा सकते हैं हाँ कि मैं भगंदर की बीमारी से ग्रसित हूं, तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा रिलीफ आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको मेंटेनेंस ही नहीं देना पड़ेगा। हाँ ऐसा है कि थोड़ा बहुत कम हो सकता है, क्योंकि जहाँ पति बीमार होता है उसका निरंतर दवा चल रहा होता है, वो बीमारी के कारण कोई ऐसा ज़्यादा काम कर पाने में असमर्थ रहता है, तो उस वजह से कोर्ट जो होता है पति को सिंपैथी में थोड़ा सा रिलीफ दे देता है। जहां ज्यादा मेंटेनेंस होना चाहिए वहां 500,000 रुपए कम कर देता है, तो थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है अगर हम प्रैक्टिकली में देखें तो। अब हम अपने अगले कमेंट को देते हैं। क्या बात ये हुई ना बात? जी हाँ बिल्कुल। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एटीएम वापड़, ये देखिए आप हिंदी या इंग्लिश में कमेंट अपना कीजिए तभी मैं उसे ले पाऊंगा, उसे पढ़ पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। बहुत अच्छा आइडिया मिला। जी हाँ बिल्कुल, मेरा एक और नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, झुकेगा नहीं, जो 5:30 बजे आ रहा है। कल मैंने उसका पहला वीडियो डाला है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा। काफ़ी अच्छी और एक अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी आपको जानने को मिलेगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर यदि हस्बैंड के पास कोई ग्राउंड ना हो और 498A का केस पेंडिंग हो कोर्ट में और मेंटेनेंस केस में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया हो, तो क्या हस्बैंड अब डिवोर्स का केस कर सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बाकी के केस में किस ग्राउंड पर डिवोर्स का केस फाइल करना होगा? तो देखिए आप खुद कह रहे हैं कि हस्बैंड के पास कोई ग्राउंड ना हो और फिर कह रहे हैं कि कौन से ग्राउंड पे केस करना होगा। तो देखिए जो ग्राउंड होता है वो आपको अपने केस के, अपने मैटर के हिसाब से बनाना होता है। जैसे आपकी पत्नी जो एडल्ट्री में है तो एडल्ट्री के ग्राउंड पे करेंगे, क्रुएल्टी करती हैं तो क्रुएल्टी के ग्राउंड पे करेंगे, डिजर्सन के आधार पे करेंगे, या फिर जैसा भी हो उस आधार पे आप करेंगे। तो ग्राउंड आपको खुद बनाना होता है, खुद सोचना होता है, जैसा आपका मैटर होता है उस हिसाब से ग्राउंड बनाया जाता है। तो अगर इस विषय पे आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉल पे बात करिए, अपॉइंटमेंट लेके मैं आपका मैटर जान के जो भी ग्राउंड बन रहा होगा, जो भी आपके लिए उचित होगा, आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। कोई रीजन से फोन फॉर्मेट करना पड़ गया, क्या बिफोर फॉर्मेट रिकॉर्डिंग किया हो ऑडियो वैलिड होगी कोर्ट में? मैंने उसे पेन ड्राइव में बैक तरीके से रखा है। तो देखिए मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है सेक्शन 65B ऑफ एविडेंस एक्ट के ऊपर, उस वीडियो को आप देखिएगा, सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा। और बाकी रूल यही कहता है कि जिस फोन में रिकॉर्डिंग की गई हो उसी फोन में सही सलामत होना चाहिए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई हो, जो रिकॉर्डिंग है उसे बाहर कहीं दूसरे डिवाइस में ना रखा गया हो। यदि ऐसा रख दिया जाता है तो कोर्ट उसे कंसीडर नहीं करता है। बाकी 65B को आप पढ़िएगा अच्छे से, मेरी वीडियो देखिएगा, समझ जाएंगे। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मैंने 17/12/2021 में FIR डाला हस्बैंड पर अब तक चार्जशीट नहीं हुआ है। क्या पुलिस स्टेशन में मेरे हस्बैंड पैसे देकर डिले कराई है और बेल में लेने के लिए अप्रोच किया पुलिस?
तो देखिए, अगर आपके हस्बैंड जो है वो पुलिस स्टेशन में पैसा देके और पुलिस वालों से अपनी बात मनवा रहे हैं, पुलिस वाले जो है वो घूसखोर है, सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की शिकायत आप एसपी के पास करिए। यानी जब तक चार्जशीट नहीं लगी है तब तक यदि आप एसपी से और पुलिस के उच्च अधिकारियों से शिकायत करती हैं तो वहीं से आपको रिलीफ मिलता है, वहीं से आपको फायदा होगा। तो यदि जो आईओ है आपका सही से काम नहीं कर रहा है, पति से पैसे ले लिया है, तो ऐसे में इस बात की शिकायत आप एसपी से करिए और अन्य उच्च अधिकारियों से करिए, तब जाके आपका चार्जशीट जल्दी से जल्दी लग जाएगा और पुलिस अपनी मनमानी नहीं करेगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर जी, अच्छा और जेन्युइन डिटेक्टिव कैसे मिलेगा? तो देखिए, मैट्रिमोनियल जो भी मामले होते हैं उसमें डिटेक्टिव की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप डिटेक्टिव करते हैं तो ऐसे में इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैट्रिमोनियल मामले होते हैं ऐसे फैक्ट के आधार पर चलते हैं, उसमें कोई इतने बड़े सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। ना ही आप अगर बहुत बड़ा कोई सबूत जुटा लेते हैं तो जरूरी नहीं कि उससे कोई आपको फायदा ही मिल जाएगा। जैसे अगर आपका डिटेक्टिव कहीं से फोटो ही खींच लेता है आपकी वाइफ और एक लड़के का जो पार्क में बैठे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उससे आप एडल्ट्री साबित कर देंगे। बाकी रूम के अंदर क्या हो रहा है वो तो डिटेक्टिव नहीं जान पाएगा। तो ऐसे में डिटेक्टिव करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ इससे आपका पैसा ही बर्बाद होगा। बाकी अगर आपको जेन्युइन डिटेक्टिव चाहिए तो इसके लिए एजेंसी बनी होती है, उनसे आप संपर्क करिएगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, मेरी कोर्ट मैरिज हुई थी 2020 में और अब मेरी वाइफ के घर वालों ने मेरे पे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 का केस लगा दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो देखिए, अगर आपकी शादी के बाद आपकी वाइफ के घर वाले चाहते हैं, वाइफ चाहती है डिवोर्स देना, तो ऐसे में अगर आप डिवोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे में जो आपके विरुद्ध डिवोर्स का केस हुआ है उसमें आप डिफेंड करिए, बचाव करिए। पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें झूठा साबित करिए और साथ ही साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत मुकदमा भी दायर कर दीजिए, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए किया जाता है। बाकी अगर आप रखना चाहते हैं तो ये तरीका हो गया, डिफेंड करिए। नहीं रखना चाहते हैं, डिवोर्स आप भी चाहते हैं, तो ऐसे में कोर्ट में जाके बोल दीजिए हाँ मैं भी डिवोर्स चाहता हूं। ऐसे में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स हो जाएगा आप लोगों का। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। तो देखिए, आप लोग इतने बड़े कमेंट ना किया कीजिए, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करिए, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। इतने बड़े बड़े कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, सच्ची में धोखा हुआ है तो क्या करें? आप सिर्फ हस्बैंड को बचाने का तरीका समझाते हैं, उन वाइफ्स का क्या जिनको सच्ची में जस्टिस कहां से मिलेगा? देखिए, ये आपकी गलत फहमी है। ऐसा आप लोग मत गलत फहमी पालिए कि मैं सिर्फ हस्बैंड की साइड से बताता हूं। अब मैंने ये जो वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि हस्बैंड ने वास्तव में वाइफ के साथ क्रूरता की थी, 304 भी लगा था, हस्बैंड को जेल में रहना पड़ा, लगभग 10-12 साल से हस्बैंड जेल में है, उसे जमानत नहीं मिली। तो मैंने खुद कहा कि हाँ ऐसा सही हुआ है, जो ऐसा करता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो मैं ऐसा क्यों बताता? आपकी ये गलतफहमी है और इस तरह का कमेंट आप मत किया करिए। आपकी ये गलतफहमी है, दूसरों के अंदर भी ये चीज मत डालिए। मैं दोनों साइड से वीडियोस बनाता हूं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों के लिए मैं बताता हूं। अगर मैं कोई कानून बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ फायदा पति को ही मिलेगा, फायदा तो पत्नी को भी मिलेगा। जैसे आप जान गए कि 498A की क्या प्रक्रिया होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड ही को केस लड़ना है और प्रक्रिया जानना सिर्फ हस्बैंड का ही जरूरत है। वाइफ को भी तो जानना पड़ेगा, वाइफ भी तो केस लड़ती है, उसे भी तो जानना होगा कि कौन सा स्टेप अब आगे आएगा। तो ये कैसे हो गया कि हस्बैंड के लिए सिर्फ मैं बताता हूँ? मैं जो भी चीजें बताता हूँ वाइफ और हस्बैंड दोनों को कंबाइन करके बताता हूँ, दोनों के लिए वो जानकारियां जरूरी होती है। और देखिए, इस तरह के बेवजह के कमेंट और बेहुदा कमेंट मत किया करिए कि सिर्फ मैं वाइफ के लिए चीजें बताता हूं, हस्बैंड के लिए नहीं बताता हूं। जो भी मैं बताता हूं दोनों पार्टी के लिए बताता हूं, जिससे दोनों को लाभ मिल सके। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। 498A का मिसयूज करती हैं 70% महिला। जी हाँ, बिल्कुल ये बात आप नहीं मैं नहीं, कोर्ट भी अब मानने लगा है कि 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर, गरीब और कमज़ोर को तंग करने का तरीका हर कानून का मिसयूज होता है। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात है। कोई भी कानून आता है तो सबसे ज़्यादा जो गरीब और कमज़ोर लोग होती हैं उस कानून का उन्हीं को तंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 498A ही है,
तो जो कमजोर है, मीडियम वर्गीय हैं, उनमें जब केस होता है तो ऐसे में वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, लड़ते हैं केस को, कई साल झेलते हैं और परेशान होते हैं। बाकी जो हाई क्लास लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो एक ही बार में अपनी वाइफ को पैसा देके और म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेके किनारे हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोग कमजोर हैं, गरीब हैं, उन्हें ही इस चीज का सामना करना पड़ता है और नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये बात सही है। तो अभी तक जो भी कमेंट आए थे मैंने उसका जवाब दे दिया है। आशा करता हूँ जो भी आपके सवाल थे उसका आपको जवाब मिल चुका होगा। अब आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।